रिवीजन लेके चल रहे हैं, थोड़े बहुत डाउट क्लियरिंग लेके चल रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? लर्निंग विद कॉपरेशन। नो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें ट्रबल कर रहा है, पोस्ट दैट क्वेश्चन इन द ग्रुप। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उस क्वेश्चन को ग्रुप पे डाल दें, ठीक है। इफ यू हैव आंसर, पुट द आंसर ऑल्सो। इफ यू डोंट हैव एन आंसर, विल डिस्कस इन द क्लास, दैट्स सिंपल। पास्ट में हमारे बच्चे ऐसे ही करते थे भाई, कहीं से भी अपने स्कूल के पेपर का, कहीं सैम्पल पेपर का, कहीं ऑनलाइन। वैसे मैं आई आई जस्ट टेल यू कि डोंट गो फॉर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स। वो ऑनलाइन वाले में क्या होता है, जो आपको दिखेंगे क्वेश्चंस, वो पुराने दिखते हैं। पुराने कोरोना टाइम वाले दिख गए तो सिलेबस ही कुछ और था उस समय पे। आउट ऑफ सिलेबस चीजें थी कुछ सारी, काफी सारी चीजें। कोरोना से पहले वाला दिख जाएगा तो कुछ चीजें ऐड थी, कुछ चीजें ऐड नहीं थी। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बच्चा कहता है पूरा सिलेबस करने के बाद, सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई, ये उस समय सिलेबस में नहीं था। आपने देखा होगा ना, कई बार क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है सीबीएसई 2020, ब्रैकेट में मॉडिफाइड लिखा रहता है। मॉडिफाइड क्या करता है, ऑथर ने उसे मॉडिफाई कर दिया आज के सिलेबस के हिसाब से। ऑनलाइन मत जाइए, ऑनलाइन मत जाइए, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है, ऑनलाइन अगर जाना भी है तो पुराने सीबीएसई के सैंपल पेपर देखिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग, मैंने कहा कि दो सैंपल पेपर ले लीजिए। सैंपल पेपर मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से मार्केट में दिखते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर जो मार्केट में दिखते हैं वो सुभाष जी का दिखता है, दिस इज वन थिंग। एक, दूसरा आपको डीके गोयल का दिखेगा सैंपल पेपर। तीसरा आपको टीएस ग्रेवाल का दिखेगा, टीएस ग्रेवाल का। चौथा आपको एस सी एस सी शर्मा का दिखेगा। चार सैंपल पेपर आपको दिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इजी होता है। ये, हाँ, ये इसमें इसमें आपको मिलेंगे करीब करीब 11 सॉल्ट सैंपल पेपर। इसमें आपको 35 सैंपल पेपर्स मिलते हैं जो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। इसमें सॉल्व अनसॉल्व की दोनों की होती है। अच्छा, इसमें क्या खास होता है कि सॉल्व, जो अनसॉल्व तो है सॉल्व मिलेंगे। अनसॉल्व वाले जो सैंपल पेपर होते हैं उनका भी सोल्यूशन एक अलग से बुकलेट में दे रखा होता है, ठीक है। नहीं मिलती तो टीचर्स के पास भी बुकलेट होती है, मैं उसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दूंगा जब हमारे पास सैंपल कॉपी आएगी ना इसकी। तो जो अनसॉल्व वाले का भी सोल्यूशन हम लोगों को दे देते हैं हम लोग। शायद आपको ना मिले जब आप खरीदने जाए उससे। तो व्हाट आई डू, वो जो बचे, जैसे 20 सैंपल पेपर तो इसने दे दिया सॉल्व, 15 सैंपल पेपर दिया अनसॉल्व, ठीक है। तो जो 15 सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन होता है उसका मैं एक पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दूंगा। वेन एवर यू अटेम्प्ट इट, आप आगे कर सकते हैं। अब क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका है तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करके देन आई विल गो विद योर डाउट्स। भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब लोगों से। आई एम टेलिंग यू, तुम तो मेरे से बहुत बहुत छोटे हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी छोटे हैं, ये तो मैं बोल दूं, है ना। लेकिन मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, एल्डरली एडवाइस आप लोगों से ये, इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर रिविजन फ्रॉम योर साइड, स्टार्ट डूइंग सैम्पल पेपर। मान लो मेरी बात को, मैं इतने साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपका रिवीजन हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई टॉपिक ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है एग्जाम का फेयर दिमाग से निकालना। सबसे जरूरी चीज होती है हैव अ होल्ड ओवर सॉल्विंग 3 आवर पेपर। सबसे जरूरी चीज होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आप घर पे टाइम नहीं निकाल सकते हैं, मैं 4:30 यहाँ पर आ जाता हूँ। 4:30 से लेकर 8:30 तक आराम से, 4:30 से 7:30 3 घंटे में एक पेपर होता है। यू कैन सिट एट द बैक, मेरे से आंसर शीट ले सकते हैं। सॉल्व सैंपल पेपर करिए, उसके आंसर को चेक करिए। और मेरी बात मानिए, पहले सैंपल पेपर से एक छोटी सी बुक बना लीजिए, एक छोटी सी एक नोटबुक बना लीजिए। उस नोटबुक में लिखिए सैंपल पेपर 1। सैंपल पेपर 1 में क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7, ये आपसे गलत हुआ, ठीक है। कितना देर लगेगी? क्वेश्चन 8 में क्या गलती हुई थी लिख लीजिए, 17 में क्या गलती हुई थी लिख लीजिए, 34 में क्या गलती हुई थी लिख लीजिए, ठीक है। डन, करेक्ट। और उसके बाद क्या करा, घर जाकर उस गलती का कंसेप्ट रिवाइज करा। आप लोग क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखने से आपको कंसेप्ट नहीं आएगा। और कंसेप्ट के नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं। कंसेप्ट में परेशानी है मेरे से पूछ सकते हैं, दैट कुड बी अ ग्रुप प्रॉब्लम, तो आई वी कैन डिस्कस इन द क्लास। ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। फिर जब आपने वो नोटबुक बना ली, सैंपल पेपर 1 की गलतियां लिख ली, मतलब आपने गलती में क्या लिखना है, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मिस्टेक ये हुई थी। एडमिशन, ये मिस्टेक हुई थी। चेंज इन पीएसआर, ये मिस्टेक हुई थी। गुडविल, ये मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन नंबर लिखा और उसके आगे की मिस्टेक लिख दी, ठीक है जी। जब आप अगला सैंपल पेपर करने जा रहे हैं, उस मिस्टेक को पढ़ लीजिए। आपका माइंड चौकन्ना रहेगा कि इस सैंपल पेपर में मुझे ये गलती नहीं करनी। अच्छा, कुछ ऑथर या कुछ जो सेमिनार आपके स्कूल में होंगे, वो आपको एक तरीका बताते हैं। वो क्या बताते हैं पता है? कि बेटा ऐसा करना कि 10 सैंपल पेपर उठाना और उसके 1 मार्कर कर लो एक दिन में, ठीक है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं क्या, फिर अगले दिन क्या करिए आप, अगले अगले दिन क्या करिए आप, कि फिर 3 3 मार्कर के 15 सैंपल पेपर के क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। भाई, ये अप्रोच कब काम करती है?
ये अप्रोच करती है जब आपने सिलेबस को बहुत टाइमली खत्म कर लिया हो और आपके पास कम से कम 3 या 4 महीने का टाइम हो। अब हमारे पास डेज 100 या और कितने दिन हमारे बताओ कितने दिन बचे हमारे पास। अगर 29th को मैं एग्जाम बोलूँ, 29th का एग्जाम बोलूँ, वो तो छोड़ दीजिए, बोर्ड का पेपर कब से शुरू हो रहा है ये बताइए। ना ना ना, आपका पहला एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? बीएससी से शुरू हो रहा है ना? 27 को, 26, 22 फरवरी को बीएससी हो रहा है। ठीक है जी। तो 22 फेब को बीएसटी है, ठीक है। हम मान के चले कि हमने 14 तारीख हमने वैलेंटाइंस मनाया और बस छोड़ दिया। 14 ऑस्पिशियस डे में सीनियर जूनियर से मिल लीजिए जाके अपना, उनके, नहीं नहीं, लिटरली दैट्स अ रियलिटी, बस मिल लीजिए। 14 फेब बड़ा ही ऑस्पिशियस डे आपके जीवन में है, 18वें साल पे हैं आप लोग अभी, 17वें 16वें पे हैं, उसको मना लीजिए। तो सुनो, एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर बीएससी एग्जाम्स। आपको 7 दिन 6 दिन का टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है जी। हो गया। जो व्यक्ति की तैयारी बहुत शानदार है बीएसटी के एग्जाम में, उसके उसके लिए सजेशन ये है कि भाई ठीक है, उसकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया है, तो वो क्या कर सकता है कि इस दौरान में अपने चैप्टर्स को पढ़े और अपने सैम्पल पेपर्स लिखे। ठीक है, ये टाइम जो होता है आपको सैम्पल पेपर्स लिखना ही लिखना है। मीनवाइल सैम्पल पेपर तो अभी भी लिखना शुरू करना है। अगर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊं तो देखिए, वी हैव मंडे, वी हैव ट्यूसडे, हमारे पास वेंसडे है, थर्सडे है, हमारे पास फ्राइडे है, और सैटरडे भी है, और संडे भी है। ठीक है, संडे को इंक्लूड करना है आप लोगों ने। क्या किया? अब, नहीं नहीं यार, इस मंडे की बात नहीं कर रहा, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। आपने एक सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी का लिख दिया, गॉट इट, एक दिन में। फिर अगले दिन आप चले गए तो आपने क्या कर दिया, एक सैम्पल पेपर इंग्लिश का लिख दिया, थ्योरेटिकल। जी हाँ, इंग्लिश का भी। प्लीज अंडरस्टैंड, ज्यादा अंग्रेज मत बनो। ठीक है। फिर आपने यहाँ पर मैथ्स लिख दिया, मैथ्स का कर दिया। ठीक है। फिर आपने इको का सैंपल पेपर कर दिया। ठीक। फिर आपने फिर से अकाउंट्स लिखा यहाँ पर। फिर आपने यहाँ पर बिजनेस स्टडीज लिखा भी यहाँ पर। ठीक है। और आपके पास अकाउंटेंसी का एक हो गया, मैथ्स का आपका पास दो हो गया। ठीक है। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपने अकाउंटेंसी और मैथ्स इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप हफ्ते में एक पेपर इको का भी लिखते हैं, एक पेपर बिजनेस स्टडीज का अभी से लिखना शुरू करते हैं, तभी भी आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा पेपर लिखने का, फुल लेंथ का। ठीक है। लेकिन एक सैम्पल पेपर तो रोज लिखने की प्रैक्टिस करिए करिए आप। कोशिश करिए 10:30 से 1:30 वाले टाइम में करने की कोशिश करें। जिस दिन आपके स्कूल का बोर्ड एग्जाम है, समझ लेना वो हो गया, उसी का सब्जेक्ट हो गया। अभी प्री बोर्ड एग्जाम वाले के दिन ना, ये नहीं होगा कि प्री बोर्ड एग्जाम आपका चल रहा है उस दिन सुबह आप किसी और सब्जेक्ट का लिख रहे हो, वो नहीं चलना। प्री बोर्ड एग्जाम वाले पेपर को इस लिस्ट में मान लेना कि उस दिन हमने वो वाला कर दिया। जिस दिन आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो उसको इस सब्जेक्ट की लिस्ट में डाल देना, ठीक है। ऐसा करके जब आप चलते हैं तो आप सोचिएगा अल्टीमेटली कितने वीक बचे हुए हैं हमारे पास। अभी दिसंबर से गिनते हैं, चलो नवंबर तो हटा ही लेते हैं हम। दिसंबर में हमारे पास कितने वीक होंगे? 4 हफ्ते होंगे दिसंबर में, 4 हफ्ते होंगे ना। और जनवरी में कितने वीक होंगे? चार, उसमें होंगे तो 8। अब आप देखिएगा, आ, एक हफ्ते में अकाउंटेंसी के अगर आप दो कर रहे हैं, 8 हफ्ते में कितने पेपर हो जाएंगे? 16 पेपर आपके जनवरी तक हो जाएंगे। चाहिए क्या यार इससे ज्यादा? ठीक है। फैब का महीना जो होता है वो फुर से उठता है। फैब के महीने में उसके पास एक एडवांटेज होती है, जिसने जनवरी फरवरी को, जिसने दिसंबर जनवरी को यूटिलाइज कर रखा होता है। मीनवाइल रिवीजन चल रहा होता है। मीनवाइल इतने सारे पेपर्स मैं भी कराऊंगा, अपने स्टाइल वाले पेपर कराऊंगा यहाँ पर मैं। ठीक है। वो भी होगा। आई विल नॉट गिव यू 15 20 50 सैम्पल पेपर, नहीं। यू हैव टू इंक्रीज योर इंडिविजुअल टैली। ठीक है। और पेपर को सॉल्व करने का तरीका ये नहीं कि जैसे मेरे मेरे पास में देखा बच्चे, वो 15 15 सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं बिना ये जाने कि हम सैम्पल पेपर में क्या गलतियां कर रहे हैं। दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। मैंने एक बार बच्चों को बोला था कि तुम 40 सैंपल पेपर कर लो, भाई उसने 40 के 45 सैंपल पेपर कर लिए, लेकिन गलत। क्योंकि जो गलती वो पहले सैंपल पेपर से चलती आ रही थी वो तो आगे तक चलती गई, उसको तो रिवाइज करा ही नहीं उसने। तो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? आप एक सैंपल पेपर करेंगे, अप्लाई दिस इन एवरी सब्जेक्ट। अपनी एक नोटबुक बना लें, हर सब्जेक्ट की 5 नोटबुक बना के रख लें अपने पास। जिस दिन आप बिजनेस स्टडीज का पेपर कर रहे हैं, पिछली गलती को संभाल के देखिए कि क्या करना है आपने। मैथ्स वाली गलती को संभाल के चलिए। मैथ्स में दिखने में बड़ा रिडिकुलस लग रहा है, लेकिन एक हफ्ता 2 हफ्ता जब आप इसे चलाएंगे आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है। तो बिलीव में जितने सैंपल पेपर आप कर लेंगे उतने ही आपके एक्सपेक्टेंसी नंबर ज्यादा आने की चली जाएगी आगे। ठीक। रही बात सैंपल पेपर की, तो ये तो मैं सबके लिए बोलूंगा कि ये मस्ती से तो खरीद लें सब लोग, इस वाले को तो करना ही करना है, इनमें से कोई एक उठा लें आप। ठीक है। ये वाला आसान है भी, अवेलेबल है मार्केट, इसका देखना है अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। ये जो होते हैं प्योरली प्योरली बोर्ड के हिसाब से बन रहे होते हैं। ये थोड़े बोर्ड के लेवल से ऊपर का भी बना के चलता है चीजों को, है ना ये वाला। इसको तो खरीद लें और इसमें नंबर भी ज्यादा है। अगर आप इन दो किताबों के दो बुक ऑथर को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक ऑथर के जो क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही तरह का होता है।
आप देखेंगे उसके सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के बन रखे होते हैं। ठीक है। और डोंट गो फॉर अनसॉल्व पेपर्स राइट नाउ प्लीज, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला होता। ठीक है। सॉल्व पेपर लिया, उसे सॉल्व करा, 3 घंटे में सॉल्व किया, कोशिश करी 3 घंटे में चॉइस के साथ सॉल्व कर लिया मुझसे। चॉइस के क्वेश्चन तो होते ना। ठीक है। अब आपको लगता है कि 3 आवर्स में आप क्वेश्चन नंबर मान लो 27 तक पहुंच गए थे। ठीक है। अपना टाइम वहां लिख लिया, बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आपको सॉल्व करना है चॉइस के साथ। बॉन्ड मत बनिए कि नहीं हम तो पहला ऑप्शन करेंगे दूसरा। अरे जब तक आपको यही नहीं पता चला कि दोनों चॉइस आपने करके दे, जब आप दोनों चॉइस करेंगे तब आपको पता चलेगा यार कौन सी ज्यादा आसान थी। तो जब आप 15-16 सैंपल पेपर दोनों चॉइस से कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक विजडम डेवलप होगा आपके पास। पढ़ते ही पता चल जाएगा अरे ये आसान वाला चल रहा है, ये मुश्किल वाला चल रहा है। जो लोग क्या कर रहे होते हैं, देखिए, बहुत सिंपल सी कहावत होती है जब लोग गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं। अगर आप बैंक के पीओ की तैयारी करोगे तब जाके आपका क्लर्क का एग्जाम निकलेगा। और अगर आप क्लर्क की तैयारी करोगे तो आप कभी बन ही नहीं पाओगे बैंक में एम्प्लॉय। ठीक है। तो हमारा टारगेट 3 घंटे में चॉइस के साथ सॉल्व करना है। ठीक है। 1, 3, 4, 5, 10 पेपर में नहीं हो पाएगी बात, लेकिन जब आप 15वें 16वें सैंपल पेपर में आएंगे तो टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरे 3 घंटे का पेपर चॉइस के साथ 3 घंटे में सॉल्व कर लेंगे। और सुनिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने घर की कंफर्ट कंडीशन में कर रहे हैं। नो बडी इज ट्रबलिंग यू, नो बडी इज मेकिंग एनी प्रेशर ऑन यू। बोर्ड में क्या होता है, एंग्जाइटी अलग से होती है, कभी सेंटर लेट चले गए, कभी पेपर मिलने में गड़बड़ हो गई, गर्मियों का टाइम हो रहा होता है, डीपीएस जैसे स्कूल में सेंटर पड़ जाओ, एसी नहीं है, तो क्या करोगे तुम बताओ। ठीक है। हाँ, देर आर मेनी स्कूल्स इन नोएडा जहाँ पे सेंटर पड़ रहा है एसी नहीं है। भाई स्क्रॉचिंग हीट है। ठीक है, स्क्रॉचिंग हीट है और गर्मी पड़ रही होती है। अब तुम पसीना संभालोगे, पानी पियोगे, या क्या करोगे? फिर पड़ोसी कर रहा था, ए भाई बता दे, भाई बता दे, भाई बता दे, भाई बता दे। ठीक है। वो भी चल रहा होता है। ठीक है। जिनका पेपर खराब होता है वो तो खराब कर ही रहे होते हैं, अपना दूसरों का भी खराब कर रहे होते हैं। भाई एक्सट्रीम लेवल के स्वार्थी बनिए, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खाना पीना बढ़िया खाइए। ठीक है। कुछ लोग पढ़ाई के चक्कर में अपने सेहत का नुकसान करते हैं, एंड उसका उसका फर्क क्या पड़ने वाला होता है, उसका फर्क ये पड़ता है कि जब एग्जाम में आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है, आपका शरीर जवाब दे देता है। मैंने कितने बच्चों को डूबते हुए देखा है ऐसे। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो तुम डर जाओगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, आई टेल यू। देर वॉज अ स्टूडेंट 2 साल पहले की स्टूडेंट थी, एंड उसने 2 साल पहले क्या करा कि खाना खाने में आनाकानी वगैरह करना शुरू कर दिया। मतलब जैसी डेट शीट निकली, फैनेटिकली पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। सब कुछ तो बढ़िया चलता गया, कोर्स कवरेज हो गया, सैम्पल पेपर भी सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। पेपर से एक हफ्ता पहले अगर वो कुछ भी करने जाए तो उसको याद ही ना आए, कुछ भी करने जाए वो याद ही ना आए। ठीक है। माइंड जो है अपने शरीर के कंट्रोल से बाहर हुआ उसका। ठीक है जी, नहीं कंट्रोल, नहीं, कुछ याद ही ना आ पाए। मुश्किल से, और डेट शीट के में गैप था पहले एग्जाम के बीच में, सिर्फ 15 दिन का शायद गैप था। 15 दिन के बाद मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, अब आप अपने पहले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और वो पढ़े से इको में थ्रू आउट स्कूल में टॉपर बन के आई। पहला एग्जाम शायद इको का ही था। जब उसने उस 15 दिन के गैप में 15वां दिन जब शुरू किया तो अपना काम करना शुरू करा, पेपर ही ना हो उससे सॉल्व। ठीक है। पेपर करने जैसे आंखों से आंसू निकलना शुरू, पता नहीं कि माँ उन्होंने घबरा के फोन करा, सर इसका तो कुछ हो गया है, कुछ जादू टोना कुछ हो गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पहले बताओ खाना कितना खाया इसने। अरे खाना सर 3 महीने से खा ही नहीं रही है। मैं खाने की प्लेट लेके जाती हूँ कमरे में, वो थोड़ा खाया उसके बाद वापस कर दिया, पानी पीने के लिए दिया वो वापस कर दिया। अब शरीर में आपने फ्यूल तो डाला नहीं, शरीर क्या हो गया, खोखला हो गया अंदर से। दिमाग तभी आपके काबू में रहेगा जब आपका शरीर बलवान है। माइंड ने फिर अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। somehow एक न्यूरोलॉजिस्ट बैठते थे उनके पास, मैंने उन्हें भेजा। उन्होंने फिर उनको थोड़ी दवाइयाँ वगैरह दी। दवाई दी तो उन्होंने बोला कि भाई इसका एक नुकसान है कि इसको पहले 6-7 दिन तक क्या होगा, नींद आएगी। लड़की फिर रोना शुरू, मेरी तो नींद आएगी, मैं कैसे पढ़ूंगी। मैंने कहा देख बेटा, ये तो तू साल बर्बाद कर ले, अपने 7 दिन सो ले। रात रात जगना, रात रात जगना भाई। आपको एग्जाम कब लेना है? आपको तो एग्जाम 10:30 से 1:30 लिखना है। और आपने अपना बॉडी साइकिल क्या बना रखा है, पूरी रात जग रहे हो और सुबह 9 बजे सो रहे हो और 2 बजे उठ रहे हो। तब तक तो एग्जाम खत्म हो जाता है जब आप उठते हो। ठीक है। सो इफ यू हैव दिस बॉडी साइकिल, इट्स द राइट टाइम, चेंज इट, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सोचिए आप, प्यार है पूरा, 40 सैंपल पेपर कर रखे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम लिख रहे हैं आपको जहाँ ऐसे ऐसे मुंह पे मुंडी गिर रही है आपके नीचे, हाउ विल यू परफॉर्म? तो उस लड़की ने दवाइयां वगैरह ली, सब, बस 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भी असर नहीं हुआ। मैंने कहा मैम बस अब 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर एम्स की तरफ रुक कर लेंगे, फिर कुछ ना कुछ रहे। तो छठे दिन उसका शरीर ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। 7वें दिन वो थोड़ा अच्छा हुआ। 8वें दिन जाके उसका शरीर कंट्रोल में आया। फिर बाकी के 6 दिन 7 दिन उसने पढ़ाई करके अपना एग्जाम निकाला, फिर जाके गाड़ी ठीक से आई। है ना? बिल्कुल चला गया भाई, बिल्कुल चला जाता है कंट्रोल से बाहर।
मैं इसलिए तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ भाई अच्छा खासा खाना खाइए, खाइए। अरे शरीर में चर्बी बढ़ जाएगी यार, बढ़ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम चले जाना, दौड़ कर लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नो, पीपल विल लुक एट योर परफॉर्मेंस। कितना परसेंट है? 99 99%। क्या हो गया? शरीर में चर्बी बढ़ गई तो हाँ ठीक है, मेरी चर्बी तेरे बाप की थोड़ी बढ़ी है, बढ़ गई बढ़ गई, हाउ डज इट मैटर? मेरे माँ बाप ने खिलाया, मेरा शरीर है भाई, क्या फर्क पड़ता है ना? शरीर तो वो चीज है यार, कभी भी छांट लो उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लिटरली। तो अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, कोई शरीर कॉन्शियस है, प्लीज दिस इज माई एडवाइस, डोंट गो फॉर दैट। बढ़िया खाना खाइए, अच्छा सोइए, अपने रूटीन को डिबेट मत करिए। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, 15 घंटे खेलो, 15 घंटे फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 15 घंटे फुटबॉल खेलते खेलो। छोटे छोटे बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलते हो, खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सैम्पल पेपर जरूर करना है, रिवीजन क्लासेस जरूर करनी है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों को लगता है यार हमारा बहुत कुछ छूट गया, अरे कुछ नहीं छूटता यार। अब आप क्या कर रहे हैं? पहले हम सिलेबस स्पेसिफिक तैयारी कर रहे थे, अब हम करेंगे क्या? एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी। सिलेबस स्पेसिफिक तैयारी में क्या होता है कि हमें सब कुछ कवर करना है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया, तो भैया सिलेबस स्पेसिफिक तैयारी को कर लो किनारे। आप सैंपल पेपर उठाइए, सैंपल पेपर कर रहे हैं, आपको लग रहा है गुडविल में गड़बड़ आ रही है, भाई से रिवाइज कर लीजिए। अगले सैंपल पेपर में आपको लगा एडमिशन में रिवाइज परेशानी हो रही है, एडमिशन को रिवाइज कर लीजिए। तो आप जब 16 सैंपल पेपर करेंगे, 20 सैंपल पेपर करेंगे, 40 करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वीक एरिया दिखते जाएंगे अपने। और उन वीक एरिया के सोल्यूशन पे मत जाइएगा, उन वीक एरिया के कंसेप्ट पे आप पढ़ाई कर लीजिए। तो क्या होगा ऐसे में? सिलेबस की कवरेज भी साथ साथ चलती चली जाएगी, और आपका एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी भी होगी। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो अभी भी उस समय पर हमें एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करनी है, उस समय सिलेबस स्पेसिफिक तैयारी करते हैं कि सर मेरा डिसोल्यूशन छूटा हुआ है, मेरा इशू ऑफ शेयर छूटा है, मेरा इशू डिवेंचर छूटा हुआ है। भाई इट विल ग्रेजुअली कवर्ड अप, क्योंकि अब आप एग्जाम मोड पे आ चुके हो। सिलेबस मोड में जब बंदा होता है ना, तो वो क्या कर रहा होता है? सिलेबस मोड में बंदा क्या करता है? सिलेबस मोड में तो क्या करता है कि चलो भाई मुझे 50 क्वेश्चन और करने ही करने हैं। अब आप सोचे कि मैं टीएस लेवल के किसी और बुक के सारे एक्सरसाइज सारी सारी इलस्ट्रेशन कर लूंगा, फाइन, इट इट विल बी ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं उसको करने का। अब तो आपको क्या करना है, एक आपको लिस्ट बना के भेजी थी ना सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, इलस्ट्रेशंस की, और रिवाइज करना, उसको रिवाइज कर लिए, एक और लिस्ट में थोड़ा और इम्प्रोवाइज करूंगा, थोड़ी और चीजें भी डालूंगा उसके अंदर, ठीक है? तो इनको आप रिवाइज करिएगा। उस चैप्टर रिवाइज करने का तरीका, जो आपको लिस्ट बना रखी है उसके इलस्ट्रेशन, उसके स्कैनर, स्कैनर शायद उसने नहीं डाला, उसने इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज डाली हुई है। मैं स्कैनर भी डालता हूँ उसके अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको रिवाइज करिए, वही सब कुछ कवर कर लेंगी। एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है बोर्ड के एग्जाम का भी, हर एग्जाम का है, वीको है, बिजनेस स्टडीज है, कोई भी, सबका एक स्टैंडर्ड पैटर्न, मैथ्स का भी स्टैंडर्ड पैटर्न ही होता है, ठीक है? फर्क ये है कि हाउ प्रिपेयर्ड, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर टू फेस अ 3 आवर एग्जाम, ठीक है? तो आपने क्या किया, सैंपल पेपर लिया, एक सैंपल पेपर यहाँ बैठा, घर में बैठे आपने सैंपल पेपर को लिया, रेक्टेंगुलर शीट पे काम करिए वाला, ठीक है? रेक्टेंगुलर शीट खरीद लीजिएगा, दुकानों में मिल जाती है, उस पर काम करिए, उसको चेक करिए अपने आप, अपनी गलतियों को देखिए, ठीक है? जो गलतियां आप समझ में आ गए, वंडरफुल, नहीं समझ में मेरे से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है ना? उस पर सेल्फ मार्क्स दीजिए, और मार्क्स देते समय कंजूसी करिए अपने आप की, भाई ठीक है, तुम मार्किंग नहीं दे सकते, मेरे पास ले आना, मैं उसको मार्क करके दे दूंगा आपको क्या क्या चल रहा है, नंबर काटने वाले तरीके से, क्योंकि हम अपने आप को तो हम अच्छा अच्छा देंगे ना, मेरे हिसाब से तो ठीक है, अरे तुम्हारे हिसाब से थोड़ी है, बोर्ड के हिसाब से भी तो ठीक होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मेट का ध्यान रखिए, नरेशन के साथ काम करिए, वर्किंग नोट दिखाइए, ठीक है? जब आप 20 सैंपल पेपर, 25 सैंपल पेपर कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, वर्किंग में, एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होने वाली। उन बच्चों को जिन्होंने पूरे 12th में कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, कोई नरेशन नहीं लिखी, ठीक है, उनके साथ क्या होने वाला है? उनका पेपर छूटेगा एग्जाम, क्योंकि दैट टेक्स टाइम, तुम्हें पता है, कंडीशनिंग होने में दिमाग को टाइम लगता है, इसी थोड़ी होता है, लेकिन जिनकी आदत बनी है, क्या होता है, मैकेनिकल चलते हैं हाथ, फटाक से लाइनें खींचते हैं, कितना तेजी से लाइनें खींचती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर रफ में भी कुछ करें तो भी फॉर्मेट में करें। दैट वाज अ हैबिट विच आई ट्राइड टू इंस्टिल इन यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ 11th itself। तो सैंपल पेपर 2 लेने हैं, अब ये तो लेना ही लेना है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है? इनके सॉल्व वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? यहाँ बैठ के कर सकते हो तो यहाँ बैठ के करिएगा, घर में कर सकते हो तो घर में करिएगा, ठीक? और उसके बाद कुछ चेक करिए, उसकी गलतियां एक पेपर में नोट कर लीजिए, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या मुझे बोलना है, इसके बाद मैं डाउट को लेकर चलूंगा, ठीक है जी? हो जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद जब ये सारी चीजें आपके पास हो जाती हैं, तो आपके पास अच्छा खासा लिस्ट बन जाएगी क्या क्या चीजें आपको है। एग्जाम में अगर 2 दिन, अभी कितने दिन का गैप है आपके एग्जाम, अकाउंटेंसी के एग्जाम? चलो 6 से 8 डे, 6 दिन का, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको अपनी वो नोटबुक खुलनी है, उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, रिवाइज करना है, ठीक है?
अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है कि हम एक प्लान भेजते हैं, मैं प्लान भेजता हूँ अपने स्कूल में भी, आप लोगों को एक प्लान भेजूंगा, हाउ टू रिवाइज अकाउंटेंसी इन 6 डेज। पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, तो पूरा प्लान बना के तो बिजनेस स्टडीज में भी भेजूंगा, अकाउंटेंसी में भी भेजूंगा। हाँ जी बेटा। नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट माई कॉम्पिटेंसी, मैं सारे के लिए नहीं भेज सकता। मैं तो सिर्फ बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी के लिए भेज सकता हूँ। अरे भैया नहीं होता वो। बस फाइन। मेरी बात को मेरी बात को आप तब समझ में आएगा जब आप 20 सैंपल पेपर कर चुके होंगे, और कोई भी पेपर उठाओगे, कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, यू विल फील इट कंफर्टेबल। बहुत लोगों का डर रहता है मन में कि यार बोर्ड में मतलब जब हम बड़ा पेपर लिखते हैं तो भूल जाते हैं, नहीं भूलेगा। 16 17 20 बार आप अपने आप को पंच कर चुके हो पेपर करते समय, कुछ नहीं भूलेगा, मैं बता रहा हूँ। सो नटशेल में एडवाइस ये है, ठीक है। अब सिलेबस स्पेसिफिक ना चलकर एग्जाम स्पेसिफिक चलिए। मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरा रिवीजन, दैट विल गो ग्रेजुअली, दैट विल गो ग्रेजुअली, वो चलेगा साथ साथ आपका, ठीक है। वो भी चलेगा, मेरे साथ बैठ के चलेगा, घर में रिवीजन देख के चलेगा, वो सब चलेगा साथ साथ। लेकिन सैम्पल पेपर करना अटमोस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। प्लान आपके सामने लिखा हुआ है, एक दिन भी अपने, देयर इज नो चीट डे हियर। आपकी भाई की शादी, आपकी बहन की शादी, आपकी अपनी शादी, लेकिन सैम्पल पेपर करना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि कुछ आप में से बोलेंगे चल दिन फेरे हम तेरे हो जाएं, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपका किसी के साथ लगाव है, किसी के साथ अफेक्शन है, और थ्रेड ऑफ अफेक्शन तोड़ दीजिएगा, सामने वाले को बोल दीजिए भैया स्नेह की डोर हमारी अपने पास ही रखो, मुझे पास होने दो पहले, ठीक है। आप अगर शानदार रिजल्ट के साथ जाएंगे, आपको उनसे बेहतर मिलेंगे, उनको आपसे बेहतर मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी ने 7 जन्मों की कस्में खा रखी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भैया फिर वो तो अपने हिसाब से चलिए, ठीक है जी। नथिंग इज इनअचीवेबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप ब्लैक बैक हो चुके हैं, ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट्स दिखाइए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर अप, ठीक है। और जब मैं थोड़े, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे किसी को लेता नहीं हूँ अपने पास, क्योंकि मैं लेवल बढ़ा के रिवीजन करा रहा होता हूँ। अब कोई बच्चा बाहर का आएगा मेरे पास, वो कहेगा यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, वो और डिमोरलाइज हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट मोमेंट पे लेता ही नहीं किसी को भी। अगर कोई आता भी है तो वो होता है जिसने बोल रखा था हाँ भाई मैं रेडी हूँ, आओ देख लो मेरे में कितना दम, मेरे में कितना दम है, आ जाओ देख लो। ऐसे बच्चों को कहता हूँ आ जा भाई देखते हैं तेरे में कितना दम है, ठीक है। ओके, फाइन। तब आप डाउट लेके चलिएगा। कैश फ्लो से किसका डाउट है बताइए मुझे, समबडी इज आस्किंग फॉर फॉलो क्या है। कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन 53 में क्या बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में? हाँ जी। अब सुनो, 1,12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब आप जा रहे हैं, तो वो आपके पास 12% डिबेंचर 350 से 450 हो गए, और आपका फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 है। जब आपने 1 लाख डिबेंचर 31 मार्च 2023 को इशू किया, तो इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे जाएगा, क्योंकि इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, 12% डिबेंचर लिखा है। बिल्कुल। इफ 12% डिबेंचर इज रिटर्न, आपको हमेशा इंटरेस्ट देना है। अगर 12% प्रेफरेंस शेयर लिखा है और डिवेंचर डिविडेंड दे दिया, तब नहीं करना। लेकिन अगर लिखा है कि इक्विटी पे डिविडेंड दिया, तो प्रेफरेंस का भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ 12% डिविडेंड लिखा हुआ और कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है, तो आप नोट लगा के दे सकते हैं कि भाई हाँ, तब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बट यू हैव टू सपोर्ट विद द नोट। हाँ, यू सपोर्ट दैट विद द नोट, लेकिन डिवेंचर में तो एसेंशियल है, कुछ नहीं बोला जाए, 12% डिवेंचर का मतलब इंटरेस्ट देना ही है। इट इज देयर, दैट इज वन डाउट। अच्छा, और किसका था बताइए? तो कोई डिविडेंड नहीं, क्या करूंगा मैं? अगर प्रेफरेंस शेयर में परसेंटेज नहीं लिखी हुई, तो कहाँ से ढूंढोगे परसेंटेज आप? हाँ, तो 12% प्रेफरेंस शेयर का मतलब डिविडेंड जाएगा। लेकिन फिर आपको देखना है कि कहीं एडजस्टमेंट में ये तो नहीं लिखा है कि डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड दैट इंक्लूड्स इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, ठीक है। हमने क्वेश्चन किया था पिछली बार, उसमें उसमें इक्विटी का डिविडेंड भी था, प्रेफरेंस डिविडेंड भी था, फिर इंटरिम डिविडेंड बोल दिया गया था, तो इंटरिम फिर हमने इक्विटी में कंसिडर करा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, और बोला क्या कि इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो भाई प्रेफरेंस में भी जाएगा फिर, वैसे करके है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ 12% प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे? तब आप उस पर डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन नोट लगा के। नहीं भी दे सकते हैं, वो भी नोट लगा के, ठीक है। हाँ, क्या और क्या बोल रहा था कोई, बताइए, बोलिए। क्वेश्चन 39, ये 2023 की किताब है। 39 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हाँ,
सुनो बेटा मेरी बात समझो। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की कहानी बनती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। तो मान लिया जाए मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसे है, 31 मार्च 2023 है और 31 मार्च 2024 है, और यहाँ लिखा है 10% डिवेंचर्स, ठीक है, और ये लिखा है 5 लाख, और ये लिखा है कितना, 6 लाख का। तो भाई जो 1 लाख इंक्रीज हुआ तो फाइनेंसिंग के अंदर इनफ्लो बन ही गया। अब मेरे पास परेशानी ये है कि मैं इंटरेस्ट इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, कुछ लिखा ही नहीं कुछ। तो अजम्पशन नंबर वन कि मैं मान के चलूं कि डिबेंचर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो मुझे 6 लाख पे लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो किस पे लगाना पड़ेगा, 5 लाख पे लगाना पड़ेगा। देखिए, ज्यादा सुटेबल अजम्पशन ये होती है कि आप ओपनिंग वैल्यू पे लगाइए। ओपनिंग वैल्यू के लिए आप ये मान के चलें कि डिबेंचर्स फॉर इशूड एट, मतलब आपको कोशिश करनी कि इंटरेस्ट कम से कम देने वाली, कम से कम इंटरेस्ट किस पे जाएगा, 5 लाख पे। इसके लिए अजम्पशन क्या लगाओगे कि ये साल के आखिर में इशू हुए थे, वो अजम्पशन लेके चलनी है। अजम्पशन लिखना पड़ेगा लेकिन। अच्छा, चल मान लिया जाए, मान लो ये मैंने बोला कितना, ये मैंने बोला कि 15 लाख, और ये मैंने बोला क्या, 9 लाख, ठीक है। क्या है, अगर आप लिखते हैं कि भाई डिबेंचर्स फॉर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको ओपनिंग पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कम कहाँ जा रहा है, हाँ, तो आप बोलेंगे कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब है। लेकिन वो अजम्पशन लिखेंगे, अजम्पशन लिखेंगे, कोई माइकल लाल आपके क्वेश्चन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि भैया समझिएगा, बोर्ड के पेपर की रीचेकिंग भी होती है, पेपर की रिवैल्यूएशन भी होता है। तो अगर खुल जाता है पेपर और ब्लंडर पाया जाता है, तो वो पेनलाइज होता है एग्जामिनर जिसने वो चेक किया था। वो जिन जिनके सिग्नेचर उस आंसर शीट में होंगे सब पेनलाइज होते हैं। तो आदमी पेपर चेक करते समय बड़ा केयरफुल रहता है। बिल्कुल नहीं। अरे हम खुद जाते हैं रीचेकिंग के लिए भाई, दिखता है। वो बोर्ड का पेपर, जो जो सीबीएसई के ऑफिसर्स होते हैं, कहते कहते नंबर में कोई कंजूसी नहीं करनी है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा ब्लंडर दिखता तो पहले हमें बताएं, बिफोर यू राइट द कमेंट। और ऐसा होता है। एक इस बार जब हम गए थे कि मैथ्स के पेपर में एक बच्चे के 12 नंबर बढ़ गए, तो जब 12 नंबर बढ़ गए, अगले दिन स्कूल में फोन करके, वो टीचर जिसने चेक किया, वो टीचर जिसने चेक किया, एच ही, वो असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, और जो हेड एग्जामिनर था, सारे बुलवा लिए वहां पर। ये कैसे हुआ, ठीक है जी। समा फिर बोर्ड ने क्या एक्शन लिया होगा वो मुझे मालूम नहीं है, क्या एक्शन लिया उनका, लेकिन एक्शन लेते हैं फिर तगड़े वाला। इसलिए हर बंदा पेपर चेक करते समय बड़ा क्लियर रहता है। यू सपोर्टेड एन अजम्पशन, मार्किंग सीम में लिख रखा है कि इंटरेस्ट इस पे लगा है, लेकिन तुमने लिख दिया सिंस देयर इज नो इंस्ट्रक्शन वी एज्यूम कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तुमने ये लिख दिया और अजम्पशन सपोर्ट कर रखी है, ठीक है, तो भाई तुम्हारा आंसर माना जाएगा, ठीक। क्या, हाँ भाई पता होता है, बिल्कुल पता होता है, ठीक है। इसीलिए तो हेड एग्जामिनर बनते हैं, उनके पास 25-25 साल का एक्सपीरियंस होता है। जो एसी बनते हैं उनके पास 15 से 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। और जो पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं उनके पास 2 3 4 5 10 साल का ऐसे भी एक्सपीरियंस होता है। ऐसे थोड़ी होता है जो पहली बार पढ़ाने उसको नहीं, उसको सीबीएसई बुलाता है नहीं चेकिंग करने के लिए, ठीक है। हम लोग जब पेपर चेक कराने के लिए बैठते हैं, हम हर बंदे को इंस्ट्रक्शन पहले क्लियर कर देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटीज है, प्लीज गो अकॉर्डिंग टू दैट। और जहाँ गड़बड़ होती है तो डांटती भी हैं उन लोगों को, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है। ऐसा नहीं है, मजाक नहीं चल रहा था, बहुत पहले मजाक चल रहा होता था, स्टेट बोर्ड में भी मजाक चलते हैं, सीबीएसई में नहीं चलता मजाक कोई भी। इज दैट क्लियर। अगला बोलिए क्या डाउट था। क्वेश्चन नंबर क्या है, 56, व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास दे रखा है, एंड इट सेज पेटेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, कहाँ डेप्रिसिएशन है बताओ। हाँ डेप्रिसिएशन दे रखा है। हाँ तो ये पता क्या है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फुल मशीनरी है, फुल मशीनरी है। आपके पास कौन से हेड है यहाँ पर। हाँ, मतलब मेरी बात समझ, जो वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है ना, उस पर आप डिप्रेशन का हिसाब किताब लेके चलिए। बढ़ती हुई वैल्यू तो सेल हो रही है, और सेल किस वजह से आप देखेंगे, आपके पास फर्नीचर कितने का दिख रहा है, एक फर्नीचर की वैल्यू दिख रही है आपकी 1 लाख से 80,000 दिख रहा है, और लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर भी दिख रहा है। ये तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, ठीक है, आप वहां पर भी देखिए, मैं एक बात, एक छोटा सा तरीका बताऊं आपको। जनरली क्या होता है कि
अगर हमें डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ फिर से अजम्पशन वाली बात बन जाती है। अगर 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है और फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आग लगने की वजह से भी डिक्रीज हो रही है, दूसरा डिक्रीज में क्या मानो, देखिए समझना। इनकम टैक्स एक्ट जो आपने पढ़ा नहीं है, उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू 20% से गिर रही है, वहां तक तो वो डिप्रिसिएशन लेके चलते हैं, उसके बियॉन्ड गिर रही है तो सेल्स मान के चल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा। लेकिन वो रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, और वो रूल लगाना भी नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि बोर्ड के पेपर में एम्बिग्युइटी नहीं होती है, बड़ा क्लियर के साथ चलते हैं। तो जब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना डिप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का दिख रहा है, और लॉस बाय फायर लिख रहा है आपका कितना, 10,000 रुपए का, तो जो फर्नीचर की वैल्यू में एडिशनल डिक्रीज हुआ, वो सेल की वजह से ले सकते हैं हम। क्या लिया तुमने? तो किस पे लगा 1 लाख का डिप्रिसिएशन, तुम फर्नीचर पे कैसे लगा सकते हो? नहीं लग सकता ना। 1 लाख का डिप्रिसिएशन है, फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू 1 लाख है, फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू 80,000 है, तो कैसे लगाऊंगा 1 लाख का डिप्रिसिएशन? तो ये भी तो लॉजिक देखना ना आपने। ओपनिंग वैल्यू 1 लाख, क्लोजिंग वैल्यू 80,000, डिप्रिसिएशन इज 1 लाख, हाउ इट इज पॉसिबल कि आपकी वैल्यू के बराबर डिप्रिसिएशन हो गया? तो डिप्रिसिएशन फिर मशीनरी पे लगा ना उसका। हाँ, उसका पूरा मशीनरी पे लगा, इसी वाले को आप सेल बोल के कर सकते हैं। तो फिर अजम्पशन लिखिए कि वी हैव अज्यूम कि क्या कर दिया हम लोगों ने, रिमेनिंग पार्ट को हमने क्या, सुनो, मशीन फर्नीचर अकाउंट बना दो, बैलेंस बीडी रख दो, बैलेंस सीडी रख दो, बैंक बोल के सेल कर दो, बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोल के लॉस कर दो, बैलेंसिंग फिगर को क्या बना दिया, सेल बना सकते हैं, ठीक है। अरे बेटा, इसमें इसमें लॉस बाय फायर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। हम्म, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल नोट ऑल्सो, ठीक है। और फिर देखना इसके आंसर में इन लोगों ने क्या कर रखा है। भाई हमने नोट दे दिया कि हमने सेल करी है, लेकिन बोर्ड ने नोट दे दिया क्या, कि ये डिप्रिशिएशन है। तो अब हमें पता चल गया ना कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो बोर्ड ने नोट क्या दिया था, डिप्रिशिएशन दिया था। और जो पेपर चेक करने वाले हैं वो पहली बार तो कर नहीं रहे चेक, उन्हें मालूम है कि पिछले बारों में ऐसा हुआ था, दे विल एक्सेप्ट दैट। ये एम्बिग्यूटी है बड़ा क्लियर से, हमें नहीं पता कि हम क्या लेके चल सकते हैं। अब मान लिया जाए मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख से 80,000 हो गया, 20,000 का रिडक्शन है, लेकिन 20,000 के डिडक्शन में ये भी बोला गया क्या कि लॉस बाय फायर 10,000 हुआ। तो अगर रिड्यूस 10,000 लॉस बाय फायर हो तो बाकी का 10,000 क्या, इधर आई कैन अज्यूम एज डेप्रिसिएशन और आई कैन अज्यूम एज अ व्हाट, सेल। लेकिन अब डेप्रिसिएशन की मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू देख रही है 1 लाख रुपया, तो आइडियली तो ये होना चाहिए था जो 1 लाख डेप्रिसिएशन है वो फर्नीचर और मशीनरी दोनों को मिला के होना चाहिए था। लेकिन हाउ विल आई बाइफरकेट कि कितना मशीन का कितना फर्नीचर है, वो मेरे पास है ही नहीं। गॉट इट? वो तो मेरे पास है ही नहीं ना, तो मैं कैसे करूंगा जस्टिफाई उस चीज को? दैट इज वाई अजम्पशन इज सपोज टू बी देयर। तो बोर्ड के पेपर बनाने वाले एम्बिग्यूटी के साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर एम्बिग्यूटी कहीं हुई तो आपका नोट जो होगा वो आपके आंसर को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा और डिफेंड करेगा। और बताइए किसका था? हाँ बोलिए। हाँ जी। तो सुनो बेटा, इफ नथिंग इज मेंशन, शेयर की वैल्यू 10 रुपए लेके चलेंगे फेस वैल्यू, और डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं ना बोला जाए तो शेयर इक्विटी या प्रेफरेंस जो होगा उसकी फेस वैल्यू 10 लेके चलना है, डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए लेके चलनी है फेस वैल्यू, अगर ना बोला जाए तो। बाकी क्वेश्चन में बोला जाए तो। कौन सा क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन 59 देख लीजिए यहाँ पर। इक्विटी शेयर के बारे में बोला गया, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ₹40 पर शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है जी। ये तो डिस्कस किया था क्वेश्चन शायद। अच्छा, ठीक है। मैं इंटरिम डिविडेंड की क्या वैल्यू निकाली गई है? अच्छा, नहीं तो देखो ना यहाँ पर क्या कर रखा है, नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट होकर करिएगा। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 59 है, पेज नंबर 4.82 है। अब एक बात समझना, यहाँ फिर से उन्होंने क्या करा कि 10 रुपए का एक शेयर है और उसमें 40 रुपए का इंटरिम डिविडेंड देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
ठीक है, थोड़ी अब सी लग रही है, थोड़ी अब सी लग रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 10 रुपए की वैल्यू लेकर चल रहा हूँ, तो फिर तो हमारी क्या हो जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब आप देख रहे हैं, अगर 4 रुपए का होता इंटरिम डिविडेंड, तो मैं 10 रुपए की वैल्यू के हिसाब से जस्टिफाई कर सकता था। लेकिन 10 रुपए का 400% डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड देना, ये तो मार्केट में कहीं ट्रेंड ही नहीं है। सोचो ना, 10 रुपए का एक शेयर है, उसमें 40 रुपए का आप क्या दे रहे हो, इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, तो 400% दे रहे हो ना आप तो वो कैसे बन सकता है? तो फिर यहाँ पर 100 रुपीज वैल्यू लेना जस्टिफाई करें, कहाँ से बता, तो कहाँ होता है ऐसा, कहाँ से होगा? कभी हिस्ट्री में देखा तुमने स्टॉक मार्केट के हिस्से में? नहीं है ना। तो तब हम यहाँ 100 वाली लेके चल रहे हैं। नहीं, पर यहाँ देखो, डिविडेंड कुछ नहीं बोल रहा था ना, तब दिया। अगर ऑलरेडी प्रेफरेंस को डिविडेंड दे रखो तो 2 बार नहीं देते, नहीं देते फिर उसको, जैसे हमने पहले किया था। क्या चीज? हाँ, तो पे कर दिया तभी तो कैश फ्लो में एडजस्ट कर रहे हैं उसे। ना पे करते तो कैसे एडजस्ट करते फिर? बाबा एक बात समझ, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल कितने आए। देखो जरा नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिख रहे हैं आपके। 100 वैल्यू मान के चलो तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए? 6 कितना? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं देखता हूँ जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, और कितना, कितना डिविडेंड बोला इन्होंने? ठीक है, अगर 100 रुपए तो 6 का तो 40 हो गया, 240 हो गया, वैसे करके चले। अब क्या डाउट है? मैंने बोला ना आपसे कि भाई, अगर मैं लेके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू रुपीज 10 की, तो 10 रुपए की पे 40 रुपए का, 40 रुपए का आपने क्या कर दिया, इंटरम डिविडेंड दिया, ये तो 400% हो गया ना। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग डिविडेंड ना दे 400%, इंटरम डिविडेंड कहाँ से देंगे? इंटरम डिविडेंड जो होता है जनरली जनरली नॉर्मल डिविडेंड से थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इतना थोड़ी होगा 400% देगा। अगर मैं अगर लेकिन अगर मैं 100 रुपए की वैल्यू लेके चलता हूँ शेयर की, अब 40% लेके चल रहा हूँ, तो somehow इट सीम्स टू बी जस्टिफाइड। इसलिए अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो शेयर की वैल्यू 100 रुपए नहीं लेके चलते, 10 रुपए लेके चलते हैं। डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए लेके चलते हैं, अगर कुछ ना बोला जाए तो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि मेरे पास, अगर मैं 10 वैल्यू लेके चला तो 400% बन रहा है, वो जस्टिफाइबल नहीं लग रहा, इसलिए 100 वाली वैल्यू से लेके चला। तो 6 लाख को आपने 100 से डिवाइड करा, 6,000 शेयर आ गए। एक शेयर पे 40 रुपए का दिया तो कितना होगा, 2,40,000 हो गया। ऐसी कैलकुलेशन करिए। किस चीज का? नहीं बेटा, अगर 100 मान के चल रहे हैं ना हम लोग, तो लॉस वाली क्या बात है, बता। कैसे लॉस हो रहा है? हाँ भैया, रिटर्न नहीं होता, ये इंटरिम डिविडेंड होता है। कहाँ से बोल दिया? रिटर्न कहाँ से आ गया? इंटरिम डिविडेंड तो होल्डिंग पे आपको दिया जा रहा है, एडिशनल बेनिफिट दिए जा रहे हैं। रिडम्पशन थोड़ी है ये, इट्स नॉट रिडम्पशन। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। और बताइए। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बताइए किससे रिलेटेड। रुक जाइए, पेज नंबर 3.68 पे आ जाइए सब लोग। पेज नंबर 3.68 पे। ठीक है जी, बेटा देख लो पेज नंबर 3.68, बस लुक एट दैट। इलस्ट्रेशन 108 है, 108 है। आपको बोला है क्या, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दे रखा है आपके पास। आपको निकालना है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो जानते हैं किसे बोलते हैं? नेट एसेट्स होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड करना होता है। अब आप बोलिए क्या बोल रहे हो? लायबिलिटी साइड में हमने क्या क्या जोड़ा पहले? हमने 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 जोड़ा शेयर होल्डर फंड, जो कितने का है, 10,60,000 का आया। टोटल कर लेते हैं इसका। अगर मैं लायबिलिटी साइड लेके चल रहा हूँ इलस्ट्रेशन 100 में, तो शेयर होल्डर्स फंड मेरे पास कितने का आ रहा है, 10,60,000 का। बातें ना करे भाई प्लीज। 1060 का। और ठीक है जी, रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया, शेयर कैपिटल भी जोड़ दिया, प्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर मैं क्या क्या लेके चलूंगा, 8%। दो दो चार, 4,60,000।
तो कितना हो गया ये? 15,20,000 हो गया मेरे पास ये। 15,20,000 हो गया। अब भैया गुडविल कहाँ पर है यहाँ पर? हम्म। अच्छा ठीक है। हम्म। हाँ, यहाँ एक पॉइंट आता है, मैं बताऊं, सुनो। रुको 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 रुको, रुक जाइए। ये इज अ वैलिड पॉइंट, पकड़िए, मैं उसका जवाब देता हूँ। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, सुनो, जब आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो क्या किया था? गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही थी, आपने क्या किया उसको? क्या किया उसको? माइनस करा, नॉन ट्रेड एसेट्स की तरह ट्रीट करा। ये बोल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि एनीथिंग विच इज नॉट पेड फॉर कंसिडरेशन या परचेज बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, उसे आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, ठीक है? उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या किया पार्टनरशिप में? जनरली पार्टनरशिप में जो ओल्ड गुडविल दे रखी होती है, हमें मान के चलते हैं कि वो इनहेरिटेड गुडविल है, उसको हमें क्या करना? राइट ऑफ करना। करेक्ट। तो हम क्या करते थे? हम लिखते थे क्या? मतलब एक, मतलब हम लिखते थे पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का करंट, रिजर्व, सरप्लस, और उधर से क्या माइनस करते? गुडविल माइनस करते थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते थे, ठीक है? भाई किसी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर गुडविल लिखी है, एसेंशियली वो एक्वायर्ड गुडविल है, परचेज गुडविल है, उसे थोड़ी हाथ लगाना है। ये तो पार्टनरशिप में लोग करते हैं उल्टे पुल्टे काम। कंपनी में जो गुडविल होती है वो एक्वायर्ड गुडविल होती है, तो उसके साथ तो वो इशू आएगा ही नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट के ब्रेक में कुछ ना लिखा जाए, तब हम उसे क्या मान के चलते हैं? नॉन ट्रेड मान के चलते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रेड होगा, ठीक है? और दूसरी बात कि ट्रेड नॉन ट्रेड वाला पार्ट जो है आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं होना है, बोर्ड में नहीं होना, सीयूटी में हो सकता है। सीयूटी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने इसलिए कहा था रेशियो एनालिसिस में मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेड नॉन ट्रेड क्या होता है, कैसे उसे एडजस्ट करना है, कैसे प्लस माइनस करना है, दैट एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ कंपनी के केस में अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख रही है तो वो 100% एक्वायर्ड गुडविल है, वरना कोई कंपनी इनहेरिटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वो गुडविल हमें माइनस नहीं करनी। तो आपका आंसर कितना बन रहा है? ये 15,20,000 ही बन रहा है। अगर वो गुडविल, वरना उसके लिए नीचे नोट लिखा जाएगा कि भाई गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट इज इनहेरिटेड गुडविल, तब हम उसे माइनस करेंगे। लेकिन ऐसा कंपनी करती है, वो ब्लंडर होगा कंपनी के लिए। ये जो छोटे मोटे गड़बड़ होती है, ये पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में दिखती है। पार्टनरशिप में भी गुडविल जो होती है उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन सोल पार्टनरशिप में आपको गुडविल वाले पार्ट को कंसिडर करके चलना पड़ता है। बोलिए। हाँ जी। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। हाँ। हाँ। भैया अब देखो, अगर डिक्लेयर किया है तो डेफिनेटली ये देखा, देखिए, पहले तो तुम देखना कि डिविडेंड डिक्लेयर कब करा। पिछले साल किया, तो इस साल किया ना डिक्लेयर, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका साइकिल कैसे चलता है? प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो है प्रपोज्ड, वो माना जाता है अप्रूव्ड, एंड देन डिक्लेयर्ड, एंड देन इट हैज टू बी पेड। वो चलते हैं लेके हम। करंट ईयर का जो है, देखो आपके पास अगर आपके पास सिर्फ ये लिखा है कि फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ठीक है, सिर्फ ये लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया आपका, ठीक है, और मान के देखो तो दो चीजें होती हैं, या तो हमने साल के शुरू में डिक्लेयर किया, साल के आखिर में डिक्लेयर करा। साल के आखिर में डिक्लेयर किया तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन साल के शुरू में डिक्लेयर किया तो अब तक वो पे भी हो चुका होगा, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ना पड़ेगा और फाइनेंसिंग से माइनस करना पड़ेगा, अजम्पशन लगा के कि साल के शुरू में हो गया, साल के आखिर में हुआ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका। हाँ। हाँ। लेकिन प्रपोज डिविडेंड बिगिनिंग का, प्रपोज डिविडेंड एंड का, बिगिनिंग वाले को आप कंसिडर करेंगे, ऐड और माइनस, करंट वाले को भूल जाएंगे। ऐसा करके चलना है। आगे बोलिए। मोर स्टडीज, मोर कंफ्यूजन, और नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। अगर कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है तो नोट करें, ये डाउट सूनर और लेटर आपका भी आएगा, और डाउट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबके लिए सेम ही होती है। ऐसा नहीं होता कि मेरे डाउट कुछ अलग होंगे, उसके डाउट कुछ अलग होंगे। सिलेबस के डाउट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। बोलिए। हाँ बोलिए। तो डर डर के कौन पूछ रहा है? पैसा थोड़ी ले रहा हूँ डाउट के लिए। हम्म। कौन सा नंबर है? हाँ जी। सैंपल पेपर है, किसमें लिखा है? गुडविल। और अच्छा, हाँ सुनो, ओहो ओ, समझ गया मैं गॉट इट। मैंने ना अभी आपको रेज और राइट ऑफ वाला कंसेप्ट नहीं बताया, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सीयूटी में है, ठीक है? ये कंसेप्ट अभी पेंडिंग है। ये मैं जब रिवीजन कराऊंगा ना आपको, तब उस समय मैं बताऊंगा, तो इसलिए अभी समझ में आने वाली परेशानी नहीं। गुडविल के करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है? एक
एक होता है रेज और राइट ऑफ करने वाला मेथड, वो मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था मैं रिवीजन में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जैसे ही मैं चेंज इन पीएसआर कराऊंगा ना आपको, रेज राइट ऑफ वाला कंसेप्ट भी बताऊंगा। क्योंकि आपकी बुक में एक जगह पे क्वेश्चन है, सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा रखा उसको वैसे, बट सीयूटी में है वो रेज राइट ऑफ करने वाला कंसेप्ट। के लिए मेरे अलग से नोट्स बने हुए हैं, आई गिव यू दैट। इसलिए इसको मैं भी टच नहीं कर रहा, हालांकि तुम करना। हाँ, नहीं बनेगा बात उसका। रेज राइट ऑफ के अलग से नोट्स हैं 4 पेज के, वो मैं दूंगा आपको, ठीक है। और बताइए, हाँ। आप कोई बात नहीं, बोलो, क्वेश्चन बताइए क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इशू केस की रिवीजन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रैच से शुरू करेंगे, केस बेस करेंगे, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक, अपना मटेरियल अपने पुराने रजिस्टर साथ लेके आइए, ठीक है। वैसा करके कोई ऐसा भी है जिसे स्क्रैच से करना है इशू शेयर्स, एक बैलेंस शीट साथ साथ चल जाएगी, मतलब स्क्रैच से। हाँ बोलना, हाथ शर्मा मत, करेंगे वो भी करेंगे। ठीक, नहीं नहीं, बुक वन में बहुत टाइम लग जाएगा, इशू से जल्दी, जब जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशन 5, एक डिसोल्यूशन से बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, इलस्ट्रेशन 5 का पॉइंट नंबर 2 है, बेटर 264 के। बड़ा ही कॉमन सा डाउट है ये। प्रोविजन 24 का भूल जाइए, प्रोविजन जब भी बैलेंस शीट आएगी, प्रोविजन तो कंसिडर करना ही नहीं है डिसोल्यूशन में, उसे किनारे कर दीजिए। 264 के थे, 48,000 नॉट रिकवरेबल है, तो कितने रिकवरेबल है? 216 से एंट्री बननी है, खत्म। लोगों को क्या लगता है कि डेटर है तो पहले प्रोविजन माइनस करो, जो बच गई वैल्यू उसमें से 45, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने बताया था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी साइड का वो आइटम है विच इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एंड फॉरगेट अबाउट इट, उसकी पेमेंट नहीं करनी होती है। किसी भी तरह का प्रोविजन डिसोल्यूशन में ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन में, उसके बदले में पेमेंट नहीं करनी होती है, क्योंकि वो प्योर लायबिलिटी नहीं है, ठीक है उसको। और भी है क्या? और बोलिए, बोलिए। हाँ सुनो, भाई देखो, आपका करंट ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है, करंट ईयर का, और करंट ईयर में आपने शेयर इशू करे, और करंट ईयर में आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दिए, ठीक है जी। करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ हो गए, यही तो होगा। बेटा प्लीज समझिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने का प्रोसीजर क्या होगा, इधर यू राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फ्रॉम कैपिटल रिजर्व इन कैश फ्लो, और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना वो कैश फ्लो से गया, ना वो कैपिटल रिजर्व से गया, आपकी बैलेंस शीट में नो कोई प्रीमियम है ही नहीं, जाने का मतलब नहीं बनता। कोई कैपिटल रिजर्व ही नहीं, मतलब तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से गया होगा। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इससे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की तरह क्या करेंगे, एड बैक कर लेंगे किसके अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में, ठीक। और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, फाइनेंसिंग से प्रीमियम एक्सपेंस फिर इशू के टाइम पे लगता है, फाइनेंसिंग से मैं, जब आप फॉर्मेशन कर रहे हैं कंपनी का, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली शेयर इशू एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन की बात कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की बात कर लेते हैं, और प्रमोटर जो भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए खर्चे करने हैं, उससे रिलेटेड बात, तो उसको फाइनेंसिंग की कैटेगरी में चलते हैं, इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में नहीं चलते हैं। बोलिए। अब सुनिए जरा, अब अगर क्या हो गया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 लाख का घटकर रह गया 1 लाख का, 4 लाख रुपए का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुआ, उसको तो कैश फ्लो में कहीं दिखाना ही नहीं है आपको, ठीक है। फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में दिखाएंगे बस, फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में तो जाना ही जाना है उसको। हाँ जी बोलिए। अब हम लूडो थोड़ी खेल रहे हैं, ठीक है, कि कंपनी कंपनीज एक्ट को वायलेट करेगी कि मेरा 4 लाख हुआ है, आधा मैं इस साल कर दूंगा, आधा अगले साल करूंगा, नहीं है बेटा। लॉ क्या कह रहा है आपसे, कंपनीज एक्ट, कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा का पूरा, मान लो 5 लाख का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था, 2 लाख प्रीमियम से गया, 1 लाख कैपिटल रिजर्व से गया, तो बाकी बचा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से जाएगा, जाएगा तो उसी साल जाएगा, नहीं होगा। बहुत पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956 में। बोलिए। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करंट ईयर में अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ कर दिए, तो उसे प्रॉफिट में जोड़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह, और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, बिल्कुल लिखा रहेगा। उसको देखो बेटा, ऑपरेटिंग ये है नहीं, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, फाइनेंसिंग की कैटेगरी में डाल के चल रहे हैं। हाँ, एलिमिनेशन भी,
और मोस्ट प्रोबेबली जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं इश्यू शेयर से रिलेटेड होते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, ठीक है, और शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं। इस तरह से ऐसा लेके चल रहे हैं। और बोलिए। नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार इस सारे लोग डाउट पूछ रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक और चीज है, पता है क्या, कि एक कभी भी अपने किसी साथी को डराइए मत। देख भाई मैंने तो इतना कर लिया, तो इतना भी नहीं करा अभी तक। नहीं, बददुआएं लगती हैं इसकी। ऐसा मत करिए, प्लीज डोंट डू दैट। दैट्स नॉट अ राइट हैबिट। बेटा, दूसरों की प्रोग्रेस में, दूसरों की अंडरस्टैंड, बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होता है दूसरों की प्रोग्रेस में इंस्ट्रूमेंट बनिए। वो याद रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट उनकी प्रोग्रेस को हैम्पर मत करिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई फायदा नहीं। कर्मा हिट्स बैक। ये देखिएगा, बड़ा सिंपल है। सनातन धर्म बोलता है हमारा, भैया तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, इस अभी मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। ठीक है। अ, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको कि आप वो बोलेंगे इस हिसाब से तो हम काम ही ना करें। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। अरे चलो, भीष्म पितामह जब बाणों की शैया में लेटे हुए थे, जानते हैं क्या हुआ था? अर्जुन ने उनके शरीर में इतने तीर मारे थे कि जब वो गिरे ना, तो वो जमीन पे नहीं गिरे थे, वो तीरों के ऊपर गिरे हुए थे। और उनके पास वरदान था कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु ले सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं चाहते तो नहीं मरते, बाण निकाल के तैयार खड़े हो जाते। तो भीष्म पितामह इतने परेशान हो चुके थे, उन्होंने कहा था अब तो मेरा होना ही होना है। ठीक है, फिर उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने जमीन पे एक बाण मारा और वो निकला। वो अभी भी जबलपुर मध्य प्रदेश में कहीं वो जगह है जहां पर वो पानी की धारा निकलती है, वो भी है अभी भी, ठीक है। एनीवे, तो एनीवे एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। तो श्री कृष्ण बीच में आते हैं, तो उन्होंने पूछा भीष्म पिता ने कि ये बताइए कि भाई मैंने तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्या अपराध था कि जो इतना इतना बुरा दंड मुझे मिल रहा है करने के लिए, ठीक है। तो इसके पीछे दो रीजन बताए गए उस जगह में। तो पहला पहला रीजन तो बहुत बड़ा है, वो गंगा ने बताया था, उनकी माँ ने। एक दूसरा रीजन मैं बताता हूँ। तो जब श्री कृष्ण ने उनकी लाइफ को पीछे फास्ट फॉरवर्ड में चले गए, पहले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में कुछ नहीं दिखा, छठे जन्म में कुछ नहीं, सातवें जन्म में उनको क्या दिखा कि ही वॉज अ किंग। उनका कॉन्वॉय चल रहा था, ठीक है। और किंग के कन्वॉय के आगे अचानक से एक सांप आ गया, बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो राजा ने बोला भाई रोको, इस सांप को उठाओ और झाड़ी के अंदर डाल दो ताकि मेरे रथ के नीचे कुचला ना जाए। तो नौकर ने क्या करा, उसको उठाया तलवार से ऐसे और झाड़ी में ऐसे फेंक दिया। और जो झाड़ी में फेंका था वो कटीली झाड़ी थी। उस सांप के सारे शरीर में झाड़ियां चुभी अच्छे से और वो मर गया। वो पाप का भागी भीष्म पितामह कब बने? सातवें जन्म में इस तरह से बने। तो मैं बोल रहा हूँ कर्मा हिट जो बैक होता है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप देखेंगे, तो किसी का नुकसान मत करिए। अगर अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो नुकसान मत करिए। ठीक है, बी न्यूट्रल ऑन योर अप्रोच। एकेडमिकली किसी की हेल्प कर सकते हो, वंडरफुल। नहीं हेल्प कर सकते हो तो तंग मत करिए किसी को, डिमोरलाइज मत करिए, उसके मॉरल को डाउन मत करिए। ठीक है, और मैं आपसे सभी बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ठीक है? चलिए आगे बोलिए। अनिश का, हर्षिल का कोई डाउट? अब ऑल द डाउट्स, किसी का कुछ और नहीं है? हाँ तो बेटा बैठ के करेंगे ना साथ साथ। मैंने बोला आपसे, वट एवर टॉपिक यू वांट टू हैव, मुझे एक दिन पहले मैसेज करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो दिन ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे के ही होंगे, या ज्यादा ज्यादा संडे भी हो जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है मुझे इसके लिए। ठीक है। हाँ, जब पेपर चेक करके देने होंगे तब थोड़ा सा मैं शायद एक संडे को ना पाऊँ, लेकिन बाकी दिन आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है। अब एक काम और करेंगे आप लोग कि नेक्स्ट क्लास में जो मैं क्वेश्चन आपके साथ लेके चलूंगा, पहले तो एक तो सैम्पल पेपर का मैं आपके क्लास ग्रुप पे सैम्पल पेपर डाल दूंगा। जो बोर्ड का सैम्पल पेपर और मार्किंग्स की वैसे मैंने डाले मैं ऑलरेडी क्लास ग्रुप पे। वो सैम हाँ, वो सैम्पल पेपर को, और सुनो, बीच बीच में मैं केंद्रीय विद्यालय का, दिल्ली गवर्नमेंट के जो मटेरियल डालता रहता हूँ ना, उनके डाउनलोड करके कहीं अपने कंप्यूटर में फोल्डर बना लीजिए, वरना वो व्हाट्सएप में गुम हो जाते हैं। क्योंकि वो वाले फोल्डर आपको जब आप सीयूटी की रिवीजन करेंगे ना तो एमसीक्यू के काम आएगा काफी। ठीक है, क्योंकि जो सीयूटी के पेपर बनाने वाले होते हैं वो टीचर्स कौन होते हैं? ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं। जन क्या चीज? भाई मेरे ड्राइव जो है ना, जितने भी अकाउंट है सब 90%, 99% पे चल रही होती है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी देन। ठीक है।
अब बोलो ना, कैश फ्लो में, कैश फ्लो आप कर रहे थे, कहाँ फंसे कैश फ्लो में? कैश फ्लो मैंने आपको बताया था कि टैक्स का ट्रीटमेंट जो होता है वो टैक्स वाला भी हो सकता है, वो डिविडेंड टैक्स भी हो सकता है, और वो कैपिटल गेन टैक्स भी हो सकता है। अच्छा, एक एक जो चीज एग्जाम में आती है, जब आप सैम्पल पेपर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको एग्जाम में दिखेगा किसी न किसी सैम्पल पेपर में, और तब आप गलती करेंगे उसको। और उसको देखते लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या मुश्किल चीज पूछ ली है। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर 2023 31 मार्च ऐसे, और 31 मार्च 2024 लिखा। और हमने लिखा क्या? करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स लिख लिया हम लोगों ने। हमने लिखा है 2 लाख रुपए का, हमने लिखा है यहाँ पर क्या, 1 लाख रुपए ऐसे, ठीक है जी। और फिर मैंने मैंने ये पहले भी बताया था, लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं लिया। 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। जनरली आप क्या कर रहे होते हो? जनरली आप ऐसा कर रहे होते हो ना, क्वेश्चन को ऐसे देखो यहाँ पर। आप यहाँ क्या कर रहे होते हो, इस जगह पे लाइन लगा के यहाँ लिख रहे होते हो, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है? आपने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर, मान लो ये वाली वैल्यू, मान लो कुछ भी लिख दी वैल्यू। प्लस आप क्या करते हो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट करते हो। इसमें आप क्या लिखते हो? करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखते हो। अच्छा, यहाँ मैंने लिख दिया क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ मैं लिख दिया कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ये मान लो 80,000 है, और ये मान लो 60,000 है, ऐसा आ गया। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं क्या करता? करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लिखता है यहाँ पर? 1 लाख लिखता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का लिखता? 60,000 लिखता। इसको यहाँ जोड़ के कितना करता? 160 करता। डन। और फिर लिखता है यहाँ पर क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐसे। फिर से क्या लिखता? करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का, वो लिखता मैं 2 लाख रुपए का। और फिर क्या करता मैं यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो कितने का लिखता? 80,000 का। और टोटल कितना लिखता है यहाँ पर? 280 लिखता। और ये मेरा आंसर मैच करता। मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। ये कब होता है? जब ये एडजस्टमेंट ना होती। बताया था आपको, एक नंबर लेने का तरीका, कर्सी योर टीचर, है ना? आगे देखते हैं आप। अब हमें क्या बोला कि करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसका 60% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है? ऐसी कंडीशन में इसका 60% कितना बना? इसका 60% कितना बना? 60,000। मैं 1 लाख नहीं लिखूंगा, या क्या लिखूंगा, 60,000 लिखूंगा। एज अ रिजल्ट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है जी, करेक्ट। इस तरफ, हाँ। ये 1 लाख का 60% क्या है? 60,000। वो कैश इक्विवेलेंट है, हमने कर दिया। ये 2 लाख है, इसका 60% कितना? तो यू विल राइट नॉट 2 लाख हियर, यू विल राइट हियर व्हाट, 120। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2 लाख हो जाएगी, ठीक है? हो गया हिसाब बराबर, कैश एंड कैश में। मुझे बताइए कि जो बचा हुआ पार्ट था कौन सा वाला? इसमें इसमें इसका एक पार्ट तो 1,20,000 हो गया, दूसरा पार्ट 80,000 हो गया। इसमें एक पार्ट तो क्या हो गया, 60,000 कैश एंड कैश इक्वल, तो 40,000 का क्या हुआ? अब ये वाला पार्ट तो आप एडजस्ट कर चुके हो। व्हाट अबाउट रिमेनिंग पार्ट? 40। 40 था ना, 40? बेटा 40 था ये 40 था। कितना हो गया, ये बढ़कर 80 हो गया। 40,000 जो है वो इन्वेस्टिंग का क्या कहलाएगा? आउटफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो कहलाएगा। हालांकि करंट इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं लेके चलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट हमें क्या करना पड़ रहा है? ये करना पड़ रहा है। इज इट ओके? जब ये क्वेश्चन के अंदर आता है ना, तब हमें दिक्कत करेगा, क्योंकि हमने तो सारे क्वेश्चन में क्या करा था, करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना था। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन बोल दे कि करंट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब तो लिखेंगे नहीं, फिर तो उसे इन्वेस्टिंग के अंदर डालेंगे। बोलो बाबा, नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टमेंट शब्द है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में है। कहाँ है वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग थोड़ी बनेगा। बैंक हो तो मान सकते हैं, बैंक का तो बैलेंस शीट ही नहीं बन रही हो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल नहीं। तुमने शायद कोई बहुत पुराना पेपर 2011-12 तक उठा लिया होगा। उस समय पे बैंक ओवरड्राफ्ट को लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव मान के चलते थे।
लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने रिवाइज ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो दोनों फाइनेंसिंग का पार्ट बनेंगे। और मैंने नोट्स में भी लाइन में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। नोट्स के देखा है? नहीं देखा ना? नहीं देखा बेटा तुमने, मैं बता तभी तो बोल रहा है। नोट्स के अंदर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी कंसिडर एज, देखो यहाँ दिखाइए ये रहा। अरे इलस्ट्रेशन में तो नोट्स के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिख के दिया हुआ है मैंने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये देखो, इनफ्लो के अंदर देखो, पिंक से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट ऑल्सो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर होता है वैसे ही है, करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखिए, थियोरेटिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखिए एक बार, दिखा देता हूँ आपको मैं कहाँ लिखा है। आई जस्ट शोइंग यू। बेटा बातें ना कर लें, थोड़ा सा काम की बात कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई जस्ट शो यू हियर। आप देखिए, आपके सामने फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, कैन यू सी दिस? पेज नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 2 का इनफ्लोस, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, दे आर फाइनेंसिंग का इनफ्लो। अगर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो, और अगर घट रहा है तो क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाएगा। नहीं मिला? ऐसा, नोट्स को पढ़ेंगे, मैंने पूरी कोशिश करी कि हर टेक्निकल चीज को इसके अंदर डालूं कि आपकी नॉलेज अपडेट रहे। बोलिए। हाँ हाँ, ये तो मैंने अच्छा खासा डिस्कस किया था क्लास में। सुनिए प्लीज, छोटे बच्चों आवाज नहीं, थोड़ा सा आवाज कम करें। बेटा पहले पढ़ तो ले क्या लिखा है, आपने पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। मैंने बोला सीट पेज नंबर 4 लिखा है उसमें नोट, पेज नंबर 4 पे चलिए, क्या दिख रहा है पेज नंबर 4 पे? कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर आपके पास बैलेंस शीट में प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इशू के टाइम पे ही लॉस को राइट ऑफ कर दिया होगा। अब प्रीमियम और रिडम्पशन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी, खत्म, और कुछ नहीं होना। ठीक है जी, आउटफ्लो सिर्फ। पढ़िए पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविजन। छोटे बच्चों, आवाज कम। इट विल बी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, सो इट इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन अगर प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट के अंदर नहीं दे रखा, एडजस्टमेंट में लिखा है कि डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, इस साल करने वाले हैं, तो दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी कि आपने जो इन प्रीमियम का रिडम्पशन किया, आपको तो लॉस हो गया ना। इस साल अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो आउटफ्लो तो होगा ही होगा, बट इट इट अमाउंट्स टू लॉस ऑल्सो। भाई 1 लाख रुपए के डिबेंचर पे आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5,000 का लॉस कहाँ से भरोगे? अब जरा समझिए, पहली कंडीशन कि उस लॉस को मैं प्रीमियम से राइट ऑफ कर दूं, तो बैलेंस शीट में कहीं प्रीमियम घटता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है जी। दूसरा, उस प्रीमियम को मैं कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर दूं, तो बैलेंस शीट में कहीं कैपिटल रिजर्व घटता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो प्रीमियम के घटने को एडजस्ट ही नहीं करना, फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, means it was not accounted in the year of issue, it will be appearing in the balance sheet, it will not be appearing in the balance sheet. ठीक है, in such a condition it will be just an additional information, then in the year of redemption it might be provided out of profit and loss or using securities premium। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से उसे उठाया आपने तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो बनेगा। हो गया। और अगर आपने क्या किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं प्रॉफिट से उठाया, तो क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके उसे जोड़ेंगे और फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे। तो फाइनेंसिंग से माइनस तब करना है जब आपको श्योरिटी हो जाए ये करंट ईयर के प्रॉफिट से क्या हुआ, इसे राइट ऑफ किया।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकलेगा। हाँ, तब उसके अंदर ऐड बैक करेंगे और फाइनेंसिंग के अंदर उससे माइनस करेंगे। फाइनेंसिंग में तो माइनस होना ही है हर कंडीशन में। एक कंडीशन है जहां ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों में जाएगा, वो कंडीशन तब है जब आपके पास कोई क्लू नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं बताया गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिख रहा, कैपिटलिज्म नहीं दिख रहा। हाँ नहीं, अजम्पशन ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, क्या अजम्पशन लगानी? प्रीमियम और रिडम्पशन बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिड्यूस होता हुआ नहीं दिख रहा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम इनफैक्ट है ही नहीं बैक क्वेश्चन में। तो किससे राइट ऑफ किया? करंट ईयर के प्रॉफिट से। करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक करो, फाइनेंसिंग से माइनस करो, ऐसा। तुमने देखा है दूसरा पेज? तो मुझे नोट्स में लिख देना, सी पेज नंबर 4 और 5, वो मैं ठीक कर देता हूँ। आप 4 और 5, सी पेज नंबर 4 और 5, वो मैं बोल रहा हूँ। सी पेज नंबर 4 और 5, अब मैंने लिख दिया उसको, क्योंकि वो जब हम कोई चीज ऐड करते हैं तो थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, वैसा करके था। दिस इज डन। और बताइए। अब देखिए, मैंने फिर से बोला, इशू शेयर्स को एक बार खुद से पढ़ के आना अगली बार, ठीक है? बेसिक चीजें पढ़ के आना, फोर फीचर की एंट्रियां पढ़ के आना, और बाकी सारी चीजों को पढ़ के आना, ठीक है? तो आई स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे का लेवल बढ़ाएंगे, और केस बेस, वैसा करके चलें। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ। हाँ, तो क्वेश्चन बता कौन सा वाला है वो। पेज नंबर बोलो कौन सा है। पेज नंबर 7 देख लीजिएगा आप यहाँ नोट्स में, और क्वेश्चन नंबर 2 डू इट योर सेल्फ वाला, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। कैश फ्लो के नोट्स खोलिए जरा, यू हैव द नोट्स। इशू शेयर्स का सब कुछ लेके आएंगे अगली बार, ठीक है? क्वेश्चन 2, पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25% प्रॉफिट, ये वाला पार्ट है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है कैसे करना था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि अगर पेपर मुश्किल हुआ तो दिक्कत होगी। छोटे बच्चे थोड़ा आवाज कम रख लो, बस 1 मिनट और। ये बनाए हम लोग कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट बनाया। क्रेडिट और डेबिट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मुझे वैल्यूज बता दीजिए क्या क्या है। बैलेंस बीडी इसका 18 लाख। इसका बैलेंस सीडी कितना? 10 लाख, 7 लाख। इस तरफ चले, बैलेंस बीडी कितना? 3 लाख। इस तरफ बैलेंस सीडी कितना? 3,50,000। डन, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बुक वैल्यू कितनी बोली गई है? 1,50,000, ठीक है, माइनस क्या करा है? ना ना, एक्यूमुलेट इसका तो कुछ करना ही नहीं, बुक वैल्यू में तो ऑलरेडी माइनस होता है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, यहाँ लिखूंगा मैं क्या? मशीनरी अकाउंट। कितना लिखूंगा? 30,000, ठीक है। तो कितना हो गया? 380। कितना हो गया? 380। यहाँ क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फुल मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो गया? 80,000। इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, ये यूज होगा, इसका कोई यूज नहीं। यहाँ चलिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा, कितना लिखा? 30,000 लिखा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने में बेचा इसे? 25% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, ऑन सेल बोला। प्लीज सी, याद है रेशियो में शॉर्टकट सिखाए थे कि अगर प्रॉफिट इफ प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, तो ऑन बुक वैल्यू कितना होगा? 25, सेल से बुक वैल्यू जाऊंगा तो कुछ कम होगा ना। 20.100 माइनस 25, यानी कि कितना? 25/75 ऑफ बुक वैल्यू कितनी? 1,50,000। तो कितना हो गया? 1/3, थर्ड ऑफ 150, कितना आ गया? 50,000 रुपए का। क्या प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। क्वेश्चन सेज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट 50,000,
क्या वैल्यू आ गई? सेल्स वैल्यू, सेल्स कितनी की आई? 2 लाख रुपए की आई। इज इट ओके? बैंक बोल के क्या लिखा? सेल लिखा। कितनी की सेल लिखी आपने? 2 लाख की लिखी। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिखा गेन। कितने का? 50,000 का। टोटल करिए कितना आता है ये? दिस वैल्यू इज व्हाट? ये 1850। अभी भी डिफरेंस उधर ही आ रहा है ना? ऐसे ही कुछ। और रुक जाए। नहीं, रुक जाए। सॉल्यूशन में क्या दे रखा है हमने? तो तुमने क्या? कोई बात नहीं, कोई रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाइए। ये हमारा क्या है? 18 है ना? 1850। ठीक है। अगर मैं 1850 यहाँ रख रहा हूँ, तो फिर इधर कितना आता है? अब बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है? ठीक है। बिल्कुल सही है। यही था इस क्वेश्चन का क्रक्स। अब आप देखिए, 2 लाख सेल ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है। हैड इट बीन द क्वेश्चन ऑफ विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैं क्या करता? एक्सेस डेप्रिसिएशन बोल के लिखता। एक्सेस डेप्रिसिएशन का कोई सीन ही नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि वो तो पार्ट का है। तो फिर ये जो बचा हुआ पार्ट भी जो है ना हमारा वाला जो है, वो भी क्या बनाएगा हमारा? अब हमारी सेल्स टोटल कितनी की हो जाएगी? 1150 की हो जाएगी टोटल। अरे भाई, ऑलरेडी सेल्स कितने की है आपके पास? 2 लाख की। ठीक है। फिर बैंक बोल के आपने क्या कर दिया? फेल ही करा। बैलेंसिंग फिगर कितने की? 950 की ना? 920 है। हाँ, 20। अब दोनों टोटल कर दो तो सेल्स कितने की हुई? आंसर में क्या लिखा है? वैसा बन। वैसे गलत आ रहा है। क्या कह रहा है यार? हाँ, ऐसे वो क्वेश्चन। इज इट ओके? जो ये मतलब, अदर देन दिस सेल देयर इज वन मोर सेल। क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पार्ट का है। क्वेश्चन में कहीं और मशीन दिख नहीं रही जो मैं इसको और मानता, और पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन हम यहाँ लगा नहीं सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम बचता है, सेल्स का। तो बचे हुए बैलेंस को हमने क्या माना? तो सेल हुई है। दैट इज वाई 1120 लिखा हुआ है आपके पास। क्या चीज? तुमने बैलेंस भी नहीं लिखा, तुमने बैलेंस ही नहीं लिखा, तुमने ओपनिंग लिखा, तुमने क्लोजिंग लिखा, तुम्हारे क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 लिखा, तुमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल दी। यहाँ तक तो हो गया। इसको उठा के तुम वहां लेके गए 30,000। तुमने शॉर्टकट मेथड से अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया, प्रॉफिट भी लिख दिया यहाँ पर। अब क्या हुआ? डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम है। अभी भी फिगर बैलेंसिंग दिख रही है। डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का लिख नहीं सकता, है ही नहीं। ठीक है। और बैलेंस शीट मैं बढ़ा नहीं सकता, तो मेरे पास बचा क्या? अब सेल ही मानूंगा उसको मैं। 2 लाख की सेल पहले थी, 7 to 920 की और हो गई। टोटल सेल्स कितनी की हो गई आपकी? 1120। बोलिए। ये मैंने शॉर्टकट सिखाए थे रेशो में, भूल गई? कॉस्ट से सेल्स पे जाते तो क्या करते हैं? कुछ जोड़ते हैं, और सेल से कॉस्ट पे जाते तो कुछ माइनस करते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास बुक वैल्यू, इसको कॉस्ट माना, और सेल्स है, हमारे पास बोला है कि प्रॉफिट सेल्स पे है, तो मैं तो मान लू लेट सेल इज एक्स। ऐसे करके दिखाऊं? ये देखिए, फिर तो टाइम लगता है। लेट सेल्स इज व्हाट इक्वल टू क्या? एक्स। प्रॉफिट कितना हो गया? एक्स का कितना? 25 में 100, x/4। और आप जानती हो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस बुक वैल्यू के बराबर होता है। प्रॉफिट कितना है? x/4। सेल्स कितना है? एक्स। बुक वैल्यू कितनी है? 1,50,000। एक्स माइनस x/4 इज इक्वल टू कितना? 150। और 3/4 एक्स इज इक्वल टू कितना? 1,50,000। एक्स इज इक्वल टू कितना? 1,50,000 इंटू 4/3, कितना? 2 लाख। यू गॉट योर आंसर। ऐसे निकला, उसको शॉर्टकट से किया। प्रॉफिट सेल माइनस बुक वैल्यू होता है ना? x/4 प्रॉफिट, सेल एक्स है, बुक वैल्यू कितनी? 150। निकाल लिया। एक्स निकाल लिया। एक्स 2 लाख आया। उसका 25% कितना? 50,000 हो गया, निकल गया। तो इतना लंबा करने की जरूरत थोड़ी, शॉर्टकट है तो सही हमारे पास। हाँ। हाँ, आंसर में तो पूरी सेल। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो क्या माना जाएगा?
वाला थोड़ी माना जाएगा, 1120 माना जाएगा ना। ऐसा नहीं दिखाएंगे ना। हाँ, मिला के करके तो अलग भी कर लीजिए, कोई बात। तो आप 2 बार लिख देना, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, डजंट मैटर। हाँ, तो अगर कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं तो क्या लिख, इफ, सुनो, भाई यार, तुम्हें आता है, तुम सुन लो, दूसरों को तो नहीं सुनने दो। इफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, ऑन सेल्स निकालना है हमें, तो क्या करूंगा मैं, कॉस्ट से सेल्स जाने के लिए 25 अपॉन में 100 + 25, 25 अपॉन में 125, 1/5 ऑन किस पे हो जाएगा, ऑन सेल्स पे होगा। तब ऐसे होता अगर कॉस्ट दे रखी होती तो। अगर कहता है ना कि प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट या बुक वैल्यू है, तब तो क्वेश्चन में परेशानी नहीं आती। ये परेशानी कब आती है, जब सेल्स प्राइस दे रखा होता है और आपको कॉस्ट पे प्रॉफिट निकालना होता है। याद है जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वहां इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा था आपको, ये शॉर्टकट वहां लगाने के लिए बोले थे आपसे। तो अब ये कैश फ्लो के क्वेश्चन में दुनिया भर की एडजस्टमेंट है, वहां मैं एक्स लेके चलूंगा तो फिर कितना टाइम बर्बाद होगा। बट कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे तो माइनस करेंगे, सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे तो ऐड करेंगे, लेकिन लॉस है तो फिर उल्टा हो जाएगा, लॉस में उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर मान लो लॉस जो है 20% ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे क्या होगा, 20 अपॉन में 100 - 20 करेंगे, उल्टा हो जाएगा वो। अरे भैया, प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, कॉस्ट से सेल्स पे गया तो 100 - 25 करा ना, लेकिन अगर लॉस होता तो क्या करता, 100 + 25 करता, ऐसा करता। शॉर्टकट आपको लगाने हैं जब रेशो का बड़ा क्वेश्चन हो, या कैश फ्लो में ऐसा छोटा मोटा कुछ दिख जाए तो। और ऐसा डिसोल्यूशन में भी आता है, आता है ना डिसोल्यूशन में, मैनेजर्स कमीशन में भी आता है, डिसोल्यूशन में भी आता है, फंडामेंटल में भी आता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। ब्रिंग बुक थ्रू, सारे नोट्स, पुराने रजिस्टर लेके आना। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वाइंड अप कर रहे हैं। हम कोशिश करिए कि अगली क्लास में फिजिकली आए आप लोग। दैट्स ऑल यस। फॉर